नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो काफ़ी दिन बाद एक वीडियो हमारी आ रही है रिवोल्ट को लेके। 50,000 किलोमीटर अपनी बाइक चल चुकी है, बाइक के पास ही हैं अभी हम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50,000 किलोमीटर चलने के बाद हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या कुछ हमें फेस करना पड़ा है इस बाइक के साथ और क्या क्या कुछ अच्छी चीज़ें रही हैं। तो कुछ रीज़न था, घर की कंस्ट्रक्शन के कारण वीडियो रेगुलर आ नहीं पा रही हैं और मैं अभी एक जगह थोड़ा ऑक्यूपाइड भी हूँ अपने मतलब करियर को लेके, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ अपने बिज़नेस के साथ साथ। तो उस वजह से थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ, तो रेगुलर वीडियोस नहीं डल पा रहा था। बाकी इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस बाइक के 50,000 किलोमीटर चलने वाली रिव्यू का। बहुत काम की वीडियो रहने वाली है। जो लोग बाइक लेने का सोच रहे हैं या फिर जो लोग बाइक ले चुके हैं, क्या क्या एरर आते हैं और क्या क्या एरर्स को आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहेगा वीडियो। थैंक यू सो मच। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक्चुअली काफ़ी दिन बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं और ये डिले वीडियो जो आ रही है आपके पास, इसका भी एक रीज़न है जो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। एक्चुअली हमारा घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पहले वाला तोड़ा है, तो जिसकी वजह से अभी वीडियो में थोड़ा सा डिले हो गया था। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने लगभग 2 साल 1 महीना जो हमने इस बाइक के साथ निकाला है उस एक्सपीरियंस की। और मैं एक्चुअली वेट ही कर रहा था कि ये 50,000 किलोमीटर ये बाइक चल जाए, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स निकल के आए हैं पिछले 2 साल में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना इसकी रीडिंग दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पाएंगे 50,149 किलोमीटर ये बाइक अभी चल चुकी है। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो ना आप सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वीडियो रहने वाला है जो इस बाइक को लेने का सोचते हैं, प्लान कर रहे हैं, बट एक अच्छा रिव्यू वीडियो नहीं मिल पाता है क्योंकि ना 2 साल में इलेक्ट्रिक बाइक 50,000 चलाना अपने आप में एक माइलस्टोन है जो हमने इस बाइक से अचीव किया है। और ये बाइक हमेशा जितनी भी ये 50,000 किलोमीटर चली है, हमेशा आप मान के चलें ऑलमोस्ट +100 किलो वेट के साथ ही हमने इसको चलाया। मतलब रेयरली ही कभी रहा होगा कि इस बाइक को मैंने सिंगल सीटेड चलाया है। तो मतलब +100 kg वेट्स पे हमेशा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो चीज़ मुझे सबसे इम्प्रेसिव लगी इस बाइक में, ऑल्दो इस बाइक की ना बॉडी सारी प्लास्टिक की है, पर इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो बढ़िया है। प्लास्टिक क्वालिटी बढ़िया है, पर क्वालिटी बढ़िया प्लास्टिक की जो है आउटर शेल जो है उसकी है। अब इसमें क्या होता है, ये जो पैनल्स आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी पैनल्स लगे हुए हैं स्क्रू से जो टाइट है, ये अंदर के साथ साइड में ना इनमें एक नकल फिटिंग होता है, मतलब एक हुक फिटिंग होता है। वो हुक जो है वो बड़ा डेलिकेट सा रहता है, वो टूट जाता है। मेरा भी टूटा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूँगा कहाँ कहाँ से टूटा हुआ है, वो टूट जाता है। तो बट हुआ है कि अब फ्रिक्वेंटली अगर ओपन करते हैं तो ही टूटता है। बाकी पेंट क्वालिटी प्लास्टिक पे बहुत अच्छा है, मेटल पे उतना अच्छा नहीं है, मेटल पे रस्टिंग आ जाता है। तो 50,000 किलोमीटर की बात करें तो ऑलमोस्ट मैंने इस बाइक में पेट्रोल पे बचा लिया है। राउंड फिगर में अगर लाएँ तो 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का पेट्रोल प्लस कुछ 15,000 रुपये की सर्विस, तो 1,15,000 रुपये मैं इस बाइक पे बचा चुका हूँ। और उतने की ही ये बाइक मैंने ली भी थी। 1,16,000 की मैंने बाइक ली थी, 16,000 वापस आ गए थे, तो 1 लाख की मैंने बाइक ली थी। तो मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, अभी जितनी भी चलेगी वो प्रॉफिट है, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू, इस एसेट की जो वैल्यू बचेगी वो भी हमारे लिए प्रॉफिट ही है। बहुत लोगों का आपने देखा होगा ये वाला पोर्शन टूट जाता है, वो इसलिए टूटता है क्योंकि रस्टिंग आ जाती है इस वाले पार्ट में। यहाँ पे मैं उधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना मेटल का, ये जो सपोर्ट के लिए लगता है, इस हगर को रोकने के लिए ये मेटल सपोर्ट लगी होती है यहाँ से आके, तो ये जब गल जाता है तो टूट जाता है। तो बेटर अपनी बाइक में आप मड गार्ड लगा के ना जैसे रखें, जैसे हमने लगा के रखा है, तो एटलीस्ट मड से प्रोटेक्शन रहेगी, तो ये मेटल पार्ट जो भी है ना ये थोड़े बचे रहेंगे। अभी शॉकर की क्वालिटी मैं आपको पीछे वाले की दिखाता हूँ। इस पर भी देखो रस्टिंग आई हुई है, पेंट हमने ब्लैक कर भी लिया था बट फिर भी दोबारा से आ गई है। ठीक है, तो अभी 1 on 1 बात करते हैं कि कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स का। तो सबसे पहले जो इसका सबसे ज़्यादा ज़मीनी पार्ट है, इसके टायर्स, इसकी बात करते हैं। इसके टायर्स मुझे बहुत पसंद आए थे। इसके टायर्स मैंने लगभग 40 से 42,000 किलोमीटर पे चेंज कराए थे। दोनों मैंने एक साथ ही करा दिए थे, लगभग 1-2 हज़ार किलोमीटर के डिफरेंस में। MRF के टायर आए थे और MRF के हमने अब डलवाए।
तो टायर की जो क्वालिटी थी इसके साथ आए थे, बड़े अच्छे मुझे टायर्स लगे। इसकी जो हेडलाइट है, लुक तो आप देख ही रहे हैं, लुक तो बड़ा एलिगेंट सा है ही, साथ साथ इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर जो आता है ना प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, और अपर बीम में रिफ्लेक्टर आता है, वो भी अच्छा है, मतलब फोकस रहता है रोड पे, तो विजिबिलिटी अच्छी है। इसके बाद आप अगर कोई बल्ब वाली बाइक चलाओगे ना, जिसमें बल्ब नॉर्मल लगा होता है, प्लेटिना, स्प्लेंडर, उनका तो उजाला आपको दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। दूसरी अच्छी चीज़ बात करें इसकी स्पीडोमीटर कंसोल की, तो इसका जो स्पीडोमीटर कंसोल है ना, वो ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। ये आपको किलोमीटर्स दिखा देता है, आपको रेंज दिखा देता है, ओडोमीटर दिखा देता है, बैटरी परसेंटेज दिखाता है, बैटरी परसेंटेज वार्निंग भी दिखाता है जब बिलो 20% रह जाता है, तो एम्पेयर कंजप्शंस दिखाता है यहाँ पे कितने एम्पेयर बाइक ले रही है। इसे मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ तो वैसे यहाँ पे ये वाली बार है जो यहाँ पे दिखाता है, स्पीड यहाँ पे दिखाता है, मोड यहाँ पे दिखाता है, अपना टेम्परेचर आउटर जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ दिखाता है 32 डिग्री जो आपको दिख रहा है, और CPU टेम्परेचर जो है, मतलब इसका कंट्रोल यूनिट का टेम्परेचर, वो यहाँ दिखाता है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन हो सकती थी एडिशनल की टाइम डिस्प्ले हो, वो चीज़ नहीं आती है। वैसे तो आता है, जैसे अगर हम अभी लॉक करें बाइक को और फिर से हम अनलॉक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाता तो है बट वो फंक्शनल नहीं है, वो कुछ सेकंड के बाद चला जाता है, तो फंक्शनल होना चाहिए था। बाकी बाइक का साइड लुक, साइड प्रोफाइल जो है वो बड़ा अच्छा है, शॉकर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब शॉकर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेटल क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सस्पेंशन क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, आपको जर्क फील नहीं होते हैं ख़राब से ख़राब रोड पे भी। पर सीट बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये सीट आप जो देख रहे हैं वो तो हमने थोड़ी सी मॉडिफाई कराई थी, मतलब ये पोर्शन इसका हमने थोड़ा सा यहाँ से और डीप में कराया है और ये उठवाया है, वरना इसकी जो ओरिजिनल सीट आती है ना उस पर स्लिप होकर आगे जाने का बड़ा ही मतलब टेंशन रहती है, तो वो चीज़ हमने कराई थी इसमें। मडगार्ड कंपनी को देना चाहिए, एडिशनल एसेसरीज़ में भी नहीं आता है, तो एसेसरीज़ में तो एटलीस्ट दे सकते हैं, बाहर से ही आपको लगवाना पड़ेगा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें बाइक के बारे में। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक बाइक है तो पेट्रोल बचाती है। अच्छा ठीक है, बीच में अभी हम बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, और नेगेटिव ना भी बोले ना तो इसके घटिया पॉइंट्स की। भाई बाइक अच्छी है टिल द टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है, बाइक में प्रॉब्लम आने के बहुत चांसेस हैं कंपेयर टू ओला। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। प्लस फिर रिवोल्ट की सर्विस। अच्छा एक बार में ना मैं रैपअप कर देता हूँ कि इस बाइक में अभी 2 साल में हमने क्या क्या चीज़ें फ़ेस करी हैं और क्या क्या चीज़ें बड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोगों को फ़ेस करनी पड़ेंगी। देखो मैं इसके 2 बार फ्रंट के और रियर के बेयरिंग्स चेंज करा चुका हूँ। एक बार तो रियर का बेयरिंग बिल्कुल टूट गया था, व्हील साइड में आ गया था। 2 बार तो मैं बेयरिंग चेंज करा चुका हूँ। फ्रंट का जो ब्रेक पैड है, वेरिएंटियन पार्ट है, ये दोनों ही बेयरिंग्स और ब्रेक पैड्स वो मैंने चेंज कराया है फ्रंट का 2 बार आज तक, मतलब 50,000 किलोमीटर 2 साल में 2 बार चेंज कराया है। साइड स्टैंड में सपोर्ट लगवाई थी ये वाली जो आप देख रहे हैं, क्योंकि पीछे करने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी। साइड स्टैंड क्वालिटी ठीक ठाक है। सेंसर ख़राब हो चुका है इसका और मैंने अभी डायरेक्ट किया हुआ है, सेंसर की ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, और कौन 1200-1300 रुपये का सेंसर डलवाएगा। तो और इनफैक्ट मैंने इसमें मेन स्टैंड लगवाया था, वो भी गल के टूट गया है। ठीक है, दूसरी बात करें इसके इंडिकेटर्स में पीछे वाले दोनों एक बार चेंज करा चुका हूँ, अभी भी एक इंडिकेटर ख़राब है, तो अभी हिम्मत नहीं है सर्विस सेंटर जाने की। जब होगा तो फिर विजिट होगी तो फिर देखेंगे क्या रहता है। अच्छा दूसरा इसमें वियर एंड टियर पार्ट्स की बात कर रहे हैं जो अभी तक मैंने चेंज कराया है। हाँ मैंने दोनों साइड में साडी गार्ड्स लगवाए हुए हैं, इधर भी और इधर भी। ये मैंने एडिशनल परचेज़ किया था कुछ 1250 रुपये का। मुझे ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैंने बताया ना हम हमेशा 2 लोग बैठ कर चलते हैं, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने लगवाया हुआ है। दूसरा इसका पीछे वाला ब्रेक पैड पता नहीं कितनी बार चेंज हुआ आज तक, आई थिंक 5 बार 6 बार, मतलब बहुत जल्दी घिसता है। अभी भी आप देखेंगे ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, अभी भी आप देखो तो ऑलमोस्ट जा चुका है। पीछे वाला ब्रेक पैड तो बहुत ज़्यादा घिसता है इसका, और रीज़न ये हो सकता है कि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो उस वजह से भी। दूसरा मतलब इसके अलावा क्या चेंज हुआ है, इसका थ्रोटल चेंज हो चुका है। थ्रोटल इसका ये देखेंगे नया वाला है, पहले इस तरह का था, अभी ये वाला लगा हुआ है, ये भी चेंज हो चुका है।
और क्या चेंज हुआ देखो, एकदम से वीडियो में याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक बार इसका कॉन्सेप्ट सर्विस सेंटर चेंज कराया था और एक बार इसका कॉन्सेप्ट मैंने बाहर चेंज कराया, अभी कुछ 5000 किलोमीटर पहले मैंने चेंज कराया है। और कॉन्सेप्ट के लिए ना आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक पार्ट इस बाइक के ऐसे हैं जो दूसरी बाइक कॉमन बाइक से मैच हो जाते हैं, जैसे इसमें हीरो स्प्लेंडर का कॉन्सेप्ट परफेक्ट लगता है। तो अगर कॉन्सेप्ट की कोई दिक्कत आती है तो वो वाला डलवा सकते हैं, मैंने भी वही डलवाया, बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है इस बाइक को लेने के बाद, वो है इसका बेल्ट ड्राइव सिस्टम। तो मैंने अभी तक इसकी एक बार फ्रंट पुली, एक बार रियर पुली, 2 बार इसकी फ्रंट पुली मैं चेंज करा चुका हूँ। 50,000 किलोमीटर चलाने तक मुझे इतना करना पड़ा है। और अभी भी इसके ना टीथ जो हैं घिस चुके हैं, दोनों के ही, पीछे वाला भी और अगले वाला भी, दोनों ही टीथ घिस चुके हैं। तो अभी देखेंगे इसको कब हम चेंज कराएं। बेल्ट हद से ज़्यादा टूटती है भाई, पता नहीं कितनी बार टूटी है। मेरे हिसाब से ना, मैं सही बताऊं तो ऑलमोस्ट 5-6 बेल्ट तोड़ चुका हूँ मैं अब तक। मैं एक्स्ट्रा भी रखता हूँ क्योंकि बेल्ट का कोई भरोसा नहीं है, जहाँ भी टूटे तो एटलीस्ट हम घर पहुँच जाएँ, वो वाला सिस्टम तो रखना पड़ता है। तो ये तो वेयर एंड टियर पार्ट हो गए जो रनिंग में रहते हैं हमेशा और टूट सकते हैं। इसके अलावा सेंसर बेस्ड चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। सेंसर बेस्ड चीज़ों जो उसकी ख़राब हो सकती हैं और जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें ना कुछ एरर डिस्प्ले होते हैं यहाँ पे। तो अगर एरर 95 फ्लैश हो रहा है और 0 मोड आ रहा है, एरर 96 फ्लैश होता है, ये कुछ एरर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा एरर आ गया तो आप कैसे घर पहुँचेंगे। देखो, एरर 96 जो होता है वो थ्रोटल के लिए आता है। जब भी आपके थ्रोटल में कुछ कमी होगी तो एरर 96 फ्लैश होता है। एरर 95 फ्लैश होता है आपका मोटर के कारण। 3 चीज़ों से आ सकता है, मोटर से, साइड स्टैंड से और कंट्रोलर यूनिट से। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आता है मोटर से। अब मेरे साथ हुआ था, मोटर में एक दिक्कत आई थी, मतलब 0 मोड आ गया था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उस टाइम मुझे ऐसा लगा था इस बाइक को मैं आग लगा दूँ आज ही। फिर जैसे तैसे इसको धक्का लगा के या खींच के लेके आए घर और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा कि कोई नहीं, कराते हैं ठीक। एक रुपेश भैया हैं महाराष्ट्र से, वो बहुत जानते हैं इस बाइक के बारे में, तो उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि एक बार आप हॉल सेंसर ओपन करो। अब हॉल सेंसर की पोजीशन कहाँ होती है मैं बता दूँ। जहाँ पे ये मोटर का नंबर लिखा होता है ना, ये वाली प्लेट निकल जाती है। 3 स्क्रू होते हैं ऐसे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये स्क्रू आप ओपन करेंगे ना, एलन की नट से खुल जाते हैं। तो इस प्लेट में हॉल सेंसर लगा होता है। हॉल सेंसर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है मोटर के लिए और उसी हिसाब से मोटर रनिंग में आती है, क्योंकि वो थ्रॉटल से हॉल सेंसर लिंकअप होता है थ्रू कंट्रोलर। अब जब हॉल सेंसर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं करेगा ना, तो मोटर 0 मोड शो करती है कंट्रोलर को। वही हुआ था हमारे केस में भी। तो अभी मैंने इसको जब ओपन किया था ना, तो यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ था। जैसे ही मैंने इस कैप को निकाला, पानी निकल गया। हॉल सेंसर मैंने थोड़ा साफ़ किया। मैं तो उसको एक्चुअली भिजवाने वाला था रुपेश भैया के पास, पर मैंने जब से लगा के देखा ना, क्यूरियोसिटी में कि एक बार लगा के देखते, तो वो चल गया, वो अच्छे से चल गया। आज तक वही चल रहा है। वो कह रहे थे कि 3 हॉल सेंसर में से 2 सही हैं, 1 ख़राब हो सकता है, बाद में दिक्कत देगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बाद में देखा जाएगा जब भी ख़राब होगा, अभी चल रहा है। तो ओला में ये चीज़ नहीं है। मैं बता रहा था ना ओला से कैसे कंपेरेटिवली ये इस मामले में ख़राब है। ये वाटरप्रूफ नहीं है, बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है इसकी मोटर। इसमें पानी पता नहीं कैसे गया था। और टाइमली अगर आप इस चीज़ को चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मोटर में पानी जाता रहेगा। आप वॉशिंग करेंगे, पानी में कभी निकालेंगे बारिश में, आपको पता भी नहीं चलेगा और सडनली किसी दिन आपको ये 0 मोड एरर शो कर देगा। तो अगर ऐसा होता है तो घबराएं नहीं, ये ओपन करके देख लें, पानी वानी साफ़ कर देंगे तो चांसेस है चल जाए आपकी बाइक। हॉल सेंसर बाकी चेंज करा सकते हैं, रुपेश जी आपको हॉल सेंसर चेंज करके दे देंगे। लगभग 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आता है इस हॉल सेंसर की चीज़ में। अच्छा, अब सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया 2 साल और 50,000 किलोमीटर आपकी बाइक चली है, तो बैटरी में कितना % ड्रॉपेज आया है। आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर कोई जानना चाहेगा आप लोगों में से। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, बैटरी चेक करने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम इसकी ऐप से चेक कर सकें, क्योंकि इसकी ऐप में SOH करके एक फंक्शन आता है जो आपको स्टेट ऑफ हेल्थ दिखाता है बैटरी का। तो भैया उसमें तो काफ़ी ड्रॉपेज है, मतलब वो अब मेरा 91% दिखा रहा है। उसके हिसाब से देखें तो बैटरी 9% इसकी हेल्थ जा चुकी है।
और ऐसा नहीं है कि बैटरी की हेल्थ जो है 100% से और 0% तक जाएगी तब ख़राब होगी, नहीं। बिलो 80% बैटरी डेड हो जाती है, मतलब डेड इन द सेंस कि कोई उसमें फिर दम खम नहीं रहता है। तो 91% आ चुकी है। बट फिजिकली अगर मैं बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैं बोलूँगा मुझे आज तक फील ही नहीं हुआ कि इसकी बैटरी में कोई ड्रॉपेज आया भी है। क्योंकि जो रनिंग टाइम ये या फिर जो रेंज मुझे तब दे रही थी जब ये नई थी, वही मुझे आज भी दे रही है। अब एक आधा किलोमीटर का फ़र्क आया होगा तो भैया वो ना जज भी नहीं हो पाता है। मैं बताऊँ आपको सीधा सा क्या होता है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा वेरी करती है टायर प्रेशर पे, और बहुत ज़्यादा वेरी करती है इसके फ्रिक्शन पे। अब फ्रिक्शन मेरा मतलब, फ्रिक्शन तो ऑब्वियसली रोड पे चलाएंगे तो रहेगा, बट फ्रिक्शन से मेरा मतलब है इसके अगर आपके ये जो ब्रेक पैड चेंज हुए हैं तब वो थोड़े से ना 1-2 दिन टाइट चलते हैं, या ब्रेक पैड आपके अलाइंड नहीं है तो भी टाइट चलते हैं। तो अगर टायर आपके फ्रीली मूव नहीं हो रहे तो अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, आपकी बेल्ट की अलाइनमेंट अगर अच्छी नहीं है, अभी जैसे मेरी बेल्ट के देखें ना, तो मेरी बेल्ट की अलाइनमेंट देखो बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना ये प्ले नहीं होना चाहिए बेल्ट में। अब मेरा इसलिए क्योंकि मेरे ना टीथ घिस चुके हैं बेल्ट के आगे से पीछे के दोनों, तो पुली सेट चेंज होना है कभी, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे क्या होता है, पावर लॉस होता है। बैटरी जो है आपको पावर दे रही मोटर को, बट मोटर पावर जो कंज्यूम कर रही है ना, वो पूरी पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है व्हील को, क्योंकि इसका जो ड्राइव सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, तो पावर लॉस हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें ना बोलने में बड़ी ऐसे टेक्निकल सी, साइंटिफिक सी लगती हैं, बट भाई एक्चुअली में बहुत फेस करते हैं बैटरी की जब रेंज की बात आती है। तो दूसरा, टायर प्रेशर मेंटेन रखो। देखो बेल्ट अलाइन रखो और कोशिश करो टायर्स अपने चेक कर लो, फ्रीली मूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ब्रेक पैड आपके अच्छे हैं नहीं, आपको बड़ी अच्छी रेंज मिलने वाली है। ये वीडियो मैं अनकट इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने चाहता कि मैं कट करके कोई पार्ट आपको ऐसे ऐसे एडिट करके दिखाऊँ। मैं कोशिश करूँगा ये अनएडिटेड वीडियो रखूँ, स्टार्टिंग से ही बस थोड़ा सा जो इंट्रो वगैरह वो हम डालेंगे। तो अभी मुझे इस बाइक में जो रेंज मिल रही है वो ऑलमोस्ट नई जैसी मिल रही है, तो मैं बोलूँगा बैटरी में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे कि आप कैसे वारंटी क्लेम करेंगे, वारंटी है या नहीं है। देखिए वारंटी है, मैं आपको बैटरी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा बेल्ट भी रखी हुई है इसके अंदर, ये आप लोगों को दिख जाएगी इसके अंदर। मैं डुप्लीकेट ही रखता हूँ बाहर से लेके, कभी इमरजेंसी में काम आएगी। तो देखो अभी हालत तो थोड़ी सी आपको डस्टिंग वगस्टिंग सी लगेगी वो, क्योंकि भाई 2 साल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली अब वो शौक भी नहीं रहता और ज़रूरतें भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो यूज़ ज़्यादा हो रही है, बाइक की सेवा कम हो रही है हमसे। बाकी बैटरी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरी है। मेरी मतलब मेरी इस बैटरी में कोई मेजर वैसा कोई चेंजेस नहीं आया। आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ दिख जाएगी। मैंने ये 2021 में अगस्त में परचेज़ करी थी। इसकी बैटरी का जो प्राइस है ना, बाइक का हाफ़ प्राइस है। मतलब वैसे तो रिवोल्ट ने अभी डिस्क्लोज़ ही नहीं किया है कि, और वो बेचते भी नहीं है अलग से बैटरी। मेरे केस में क्या है कि 8 साल की वारंटी मिली जो मुझे मिली है बैटरी के लिए, पर मुझे लगता नहीं कि बैटरी की वारंटी मैं कभी क्लेम कर पाऊँगा, या फिर अगर मैं क्लेम करूँ तो सक्सेसफुली मैं ले पाऊँगा रिवोल्ट से। अभी तक क्या था कि स्वैपिंग सिस्टम चला हुआ था, तो स्वैपिंग सिस्टम से हम चेंज कर सकते थे, बट अभी तो स्वैपिंग सिस्टम भी बंद कर दिया रिवोल्ट ने। तो अभी हम वारंटी क्लेम करेंगे ना। जितना मेरा रिवोल्ट का सर्विस को लेकर एक्सपीरियंस रहा है, इतने ढीठ लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, कुछ ना कुछ कंसर्न लेके आ ही जाएंगे और आपको कभी नहीं देंगे। वो 60,000 का सामान तो अंडर वारंटी कभी देंगे ही नहीं। तो बैटरी को लेके तो बस यही है कि जब तक चल रही है ठीक है, तब परचेज़ ही करना पड़ेगा जब कभी होगा। तो अभी एकदम से ख़त्म भी नहीं होगी, अभी 91% तो है जो इसकी हेल्थ है। बाकी जब ख़त्म हो जाएगी तब देखते हैं। अभी बैटरी जो आ रही है वो आई थिंक 70,000 या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी है और 5 साल वारंटी आ रही है। बट क्लॉज ये भी रहता है ना, देखो आप जब रिवोल्ट बाइक लोगे, दूर दूर आप चलाओगे, सर्विस सेंटर आप लोगों से बहुत बहुत दूर रहेंगे, तो टाइमली आप सर्विस नहीं करा पाओगे। अब जैसे मेरे केस में 50,000 वाली सर्विस मेरे से मिस हो गई। 50,000 पे इसकी सर्विस होनी थी, अब 149 किलोमीटर ऊपर चल चुकी है। अभी भी मेरे को कोई प्लान लग नहीं रहा कि हम सर्विस कराने जा पाएंगे। बाकी अब तक तो मैंने टाइम से कराई थी। तो भाई कुछ ना ऐसा क्लॉज वो डाल ही देंगे कि आपको नहीं मिलेगा, मतलब वारंटी में बैटरी तो नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दें, कंप्रोमाइज़ करके चलें। बैटरी आपको खुद से ही चेंज करानी होगी। बाकी बैटरी अच्छी है, 2 साल 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे इतना ड्रॉपेज कुछ खास लगा नहीं प्रैक्टिकली। हाँ, ऐप में दिखा रहा है वो एक अलग चीज़ है। दूसरा भैया, इसमें जो बैटरी है ना, मतलब वो ओला से बेटर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ओला की बैटरी में कई बार हाई टेम्परेचर का एरर आता है, इसमें नहीं आता है।
आज तक मैंने इसको बहुत मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करूँ तो मैंने 48-49 डिग्री टेम्परेचर में भी चलाया है, और मैंने 2 डिग्री टेम्परेचर और 3 डिग्री टेम्परेचर भी चलाया है। तो बैटरी और कंट्रोलर के मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, बारिश के टाइम में बाइक दिक्कत करती है, मोटर बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। इसका एक बार मेरा जो कीज़ होती है ना वो अटैच होती हैं आपके इस वाले पार्ट से, इमोबिलाइज़र, वो भी ख़राब हो चुका है। वो वारंटी में चेंज हो गया था, उसको चेंज कराने में भी बड़े झटके लगे थे। तो अभी फिर आपकी बिजी शेड्यूल में देखो, मैं तो नहीं जा पाता हूँ सर्विस सेंटर। बिजी शेड्यूल से सर्विस सेंटर जाना फिर चक्कर लगाना वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाती है। तो मेरी कोशिश रहती है जितना हो सके लोकल मार्केट से मैं करा लूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मिलती नहीं है, जैसे बेल्ट ड्राइव सिस्टम अब कराना ही पड़ेगा अपग्रेड। 3600 प्लस 700-800 रुपये का वो है फ्रंट वाला, और बेल्ट की भी कॉस्ट जोड़ना 7-7.5 हज़ार रुपये का सिस्टम है। वो आपका देखते हैं कैसे हो सकता है, वो करवाना पड़ेगा। तो ये मेरा कुछ ओवरव्यू था भाई इस बाइक को लेके। फाइनली एंड ऑफ द वीडियो अगर मैं बात करूँ किसको ये बाइक लेनी चाहिए भाई, अगर आपकी रनिंग डेली की जा रही है कुछ 50,000 से, नहीं 50,000 से डेली कैसे जाएगी, मतलब 50 से 60 किलोमीटर या उससे ऊपर, तो आप ये बाइक ले लें, अदरवाइज़ ना लें बाइक। बाकी कोई भाई अगर ओला यूज़ कर रहा है तो पर्सनली मुझे ओला का स्कूटर बहुत पसंद है, बट वो इसके बाद लॉन्च हुआ था, मेरे बाइक लेने के बाद लॉन्च हुआ था, तो इसलिए मैंने ले भी नहीं पाया। और कुछ मेरा काम इस तरह से है कि मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊँगा एक स्कूटर से, मुझे एक बाइक ही चाहिए थी। अब मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि ये लगभग मेरे 1 लाख किलोमीटर निकाल दे जैसे तैसे, तो अपना काम हो जाएगा। अब इस बाइक को लेके एक मैं फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी बताता हूँ अपनी। इस बाइक में लगातार 3 दिन तक मुझे इश्यूज़ आए थे, और लगातार 3 दिन तक मुझे घर से हेल्प बुलानी पड़ी थी। हुआ क्या था, अभी कुछ बरसात के दिनों में जून जुलाई में सबसे पहले इसका सेंसर ख़राब हुआ। अब सेंसर ख़राब होते ही पार्किंग मोड पे स्टक हो जा रही थी। अब उतना मुझे नॉलेज थी कि पार्किंग मोड मतलब साइड स्टैंड का सेंसर चला गया, तो वो मैंने पैनल खोल के और उसको डायरेक्ट कर दिया था। वो डायरेक्ट का भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा कैसे डायरेक्ट होता है। वो सॉल्व हुआ, मुझे लगा चलो ठीक है अब कलेश ख़त्म, अब पार्किंग मोड पे तो नहीं अटकेगी। अगले ही दिन क्या हुआ, ये साइड वाला बैरिंग टूट के और व्हील बिल्कुल टेढ़ा हो गया, बाइक बिल्कुल खड़ी हो गई। तो फिर वो चेंज कराया, वो भी हमने लोकल मार्केट से ही चेंज कराया, को 300-400 रुपये का पूरा खर्चा आया था। तो दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो बैरिंग भी ठीक हो गई, अब तो कोई इशू नहीं है। चौथे दिन भाई इसका मतलब तीसरे दिन इसका ज़ीरो मोड, और ज़ीरो मोड ऐसा ना तो मेरी ही समझ में आई, ना मैंने कभी देखा, ना कोई यूट्यूब पे ही कोई अच्छा वीडियो मिल पा रहा है क्या इशू है। और वो हॉल सेंसर का था, अगर पता भी चल जाता तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते थे ना। लकीली हॉल सेंसर साफ़ करने से 1-2 दिन धूप में मैंने रखा था तो सही चल गया, अभी तक चल रहा है। बट अब मुझे इतना आइडिया लग गया कि इस बाइक को यहाँ तक पानी में चला सकते हो, यहाँ तक चलाओगे, इवन यहाँ तक भी चलाओगे तो इनिशियली तो निकल जाएगी, उस दिन तो निकल जाएगी आपकी बाइक, पर नेक्स्ट डे ही चांसेस हैं कि इसमें पानी चला गया हो और किसी दिन भी आपको धोखा दे दे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कैप ओपन करें, ये वाला कैप ओपन करें और पानी निकाल दें टाइमली। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, पेट्रोल की कभी टेंशन नहीं रहती। और अब तो आदत सी भी ऐसी होगी ना, जेब में बिना पैसे लेके निकल जाते हैं बाइक को, क्योंकि पेट्रोल वेट्रोल डलाना नहीं है, बैटरी अपने सामने इंडिकेट होती रहती है हमेशा। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को लेके आज तक। लकीली मेरी बाइक आज तक कभी गिरी नहीं है, तो प्लास्टिक क्वालिटी टूटी नहीं है। बाकी भाई इसमें लेग गार्ड पॉसिबली आ सकता था, नहीं आ सकता था, वो एक क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि हर तरफ तो प्लास्टिक है, कहाँ लगती वो। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ओवरऑल रनिंग अच्छी है तो बाइक को आंख बंद करके ले लीजिए। इश्यूज़ तो देखो पेट्रोल बाइक में भी आते हैं, इसमें भी आ रहे हैं। अभी टेक्नोलॉजी नई है, थोड़े ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, सॉल्यूशन मिल नहीं पाता है। बाकी आने वाला टाइम ईवी का ही है। और एंड ऑफ द वीडियो लास्ट में आपको एक मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच लगाया हुआ है, ये वाला। बाकी कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे बहुत सारे कि भैया 5-10% 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, पड़ता हुआ 1-2 किलोमीटर का मैंने कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तब लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आते टाइम तो लाइट जलती ही है। और एक ये स्पीकर स्विच, एक साइड स्पीकर इसका इंटरनल वाला यूज़ किया है और एक साइड मैंने खुद लगाया हुआ है, तो साउंड बड़ा अच्छा आता है। कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो साउंड में आपको चेक नहीं कराऊंगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चन होते हैं
पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोशिश करेंगे इसकी रेगुलर वीडियोज़ या फिर और भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोज़ हम डालते रहें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा।